हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 3 टाइप के चार्जेस देखे थे और वो 3 टाइप के चार्जेस क्या थे हमारे पास। एक था हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक था सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक था आयतन चार्ज डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर में हमने ये देखा कि जो पर लेंथ पर जितना भी आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो हमारा लीनियर होगा यानी कि रेखीय होगा। अगर आप सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और अगर आप क्या कर रहे हैं वॉल्यूम में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर के टॉपिक थे। तो अब हम आज देखेंगे हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, टॉर्क जो होता है ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, तो इसके बेस पे हम इसको करेंगे आज। तो ये हमारे पास क्या होता है कि टॉर्क क्या होगा, मतलब टॉर्क को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो टॉर्क क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल हमें पता है कि डाइपोल में क्या होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस किए जाते हैं। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब हम प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको थियोरिकली बता देती हूँ, क्योंकि आपका अगर डेरिवेशन आता है एग्जाम में तो आपको थ्योरी भी करनी होती है, साथ में आपको क्या है फिगर भी ड्रॉ करना होता है, और साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है डेरिवेशन को। क्लियर है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें दिया हुआ है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस करते हैं तो अ कपल एक्ट्स अपॉन द डाइपोल, दिस कपल टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो हमारे पास डाइपोल होता है वो हमारे पास क्या होता है, अलाइन हो जाता है किसमें, फील्ड की डायरेक्शन में। फिर इसके बाद हमने कहा लेट -q एंड +q बी द चार्जेस फॉर्मिंग द डाइपोल। तो हमें ये पता है, हमने जब डाइपोल का लेक्चर पढ़ा था तो डाइपोल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास डाइपोल होता है उसमें माइनस एंड प्लस 2 चार्जेस हमारे पास प्लेस किए जाते हैं। इसके बाद हमने कहा कि ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आपके पास 12, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ए। तो जो चार्ज +q होगा उस पर जो फोर्स आपका अप्लाई होगा QE होगा, और जो आपका माइनस चार्ज होगा उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, माइनस का QE होगा, यानी कि हम यहाँ पर माइनस सोना करके बोल देते हैं कि कौन से अपोजिट फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो देखिए ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो टॉर्क की पर्टिकुलर एक क्या होगी, डिस्टेंस होगी। क्लियर है, तो यही मैंने आपको हिंदी में भी लिखा रखा है, देख लीजिए यहाँ पर जिसको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ठीक है, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण और ये क्या करेगा, E के साथ थीटा एंगल बनाएगा। और हमें पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q चार्ज है, इन दोनों के बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारे पास 12 होगी। तो +q से हमारे पास फोर्स आएगा QE, और उतना ही फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, यानी कि QE माइनस भी आप बोल सकते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स यानी कि बल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो ये तो हमने बाय आपका क्या है थियोरिकल देख लिया। तो जैसा इसमें कहा गया है अगर मैं वैसे ही यहाँ पर अप्लाई करूँ तो हमसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बना लेते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो सेमली आपने ऐसे ही बनाना है, इतना बहुत है। तो ये हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें एक डाइपोल को प्लेस किया। तो डाइपोल को जब मैंने प्लेस किया तो सपोज मैंने डाइपोल को ऐसे ये प्लेस कर दिया।
ठीक। और आपको पता है कि डाइपोल की जो आपके पास क्या होते हैं, 2 चार्जेस से बना होता है। तो यहाँ पर मैंने चार्ज कर दिया, रख दिया आपके पास -q चार्ज, और ये हो गया हमारे पास +q चार्ज। ठीक है। फिर आपको पता है कि इन दोनों के जो बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो लाइंस दिख रही हैं एरो वाली ग्रीन लाइंस, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर मैंने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। हमें पता है कि डाइपोल की डायरेक्शन -q to +q होती है, और इन दोनों के बीच की स्मॉल डिस्टेंस कितनी होती है, 2L। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डायरेक्शन क्या रहेगी, P की जो डायरेक्शन रहेगी डाइपोल मोमेंट की, वो आपकी -q to +q रहेगी। अब हम क्या करेंगे, देखो +q पे जो फोर्स वर्क कर रहा है, क्योंकि वी नो दैट हमने क्या पढ़ा हुआ था कि E बराबर होता है हमारे पास F अपॉन में Q। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स को फाइंड करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, F बराबर QE। तो यानी कि ये जो E + Q पे जो फोर्स आपका अप्लाई होगा वो क्या उनसा अप्लाई होगा, QE। क्लियर है। ऐसे ही हम कहेंगे कि इस पे भी आपका फोर्स अप्लाई होगा। तो ये फोर्स जो अप्लाई होगा इस डायरेक्शन पे होगा, तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये अपोजिट डायरेक्शन में ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, QE। तो -q चार्ज से +q चार्ज से। लेकिन हमारे पास क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि क्रिया रेखाओं से हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ठीक है। तो ये मैंने इन दोनों आपके चार्जेस को मैच कर दिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, और इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं थीटा। तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स और दोनों के बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों के बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस तो ये है +q एंड -q, इस बीच की डिस्टेंस। तो हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 2L, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यानी कि क्या है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी कि लंब और कर्ण किस में आते हैं, कौन से कोसाइंस में आते हैं, तो वो आते हैं हमारे पास साइन, क्योंकि आपने पढ़ा है। ठीक है। तो पहले हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर यानी कि P अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि H। जैसे अगर हम उसमें देखें हिंदी मीडियम में, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो यहाँ से पहले इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अप्लाई करना और सीधे हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि फोर्स तो हमें पता है कौन सा फोर्स है, QE। ठीक है। बट दोनों के बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें पता नहीं है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी होगी। इसको मैं नाम दे देती हूँ A, ये हो गया पॉइंट B और ये पॉइंट हो गया C। ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में हम फाइंड करते हैं, देखते हैं साइन अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो साइन थीटा इक्वल में हो जाएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है AC, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, ये हो गया 2L। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास AC जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। क्लियर है। तो अब तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स, ठीक है, यानी कि बल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो इसको रखते हैं अब। तो टॉर्क इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, फोर्स क्या है हमारे पास, QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकाल दी हमने, 2L साइन थीटा। ठीक है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमने पीछे क्या पढ़ा था डाइपोल्स के लिए कि जो P होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक है। तो Q इंटू 2L होता है, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q और 2L की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P। तो PE साइन थीटा।
ठीक है। तो ये विदाउट वेक्टर अगर हम देखें तो ये है हमारे पास, तो यानी कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बल युग्म आघूर्ण का वो क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में देखूं, क्योंकि टॉर्क क्या है, एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब टॉर्क भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो टॉर्क को अगर मैं देखूं तो हमें ये पता है, हमने फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि साइन में कौन सा आपका छुपा होता है, क्रॉस छुपा होता है। तो अगर आप क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में करेंगे इसे, तो ये आएगा टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, बहुत छोटी आपकी प्रूफिंग है, डेरिवेशन है, बस आपने ये देखना है कि ये डायग्राम कैसे फॉर्म किया, मैंने कैसे फॉर्म किया था। तो बस आपने फोर्स तो हमें पता ही है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप साइन थीटा करके निकाल देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये प्रूफिंग समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं ना, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। स्पेशल कंडीशन, ये थीटा एंगल है, अगर मैं इसको क्या करूँ, ऐसे करके लीनियरली आपका रख दूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दूँ यानी कि 180 डिग्री पे, या परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रख दूँ, तो उस पर आपका टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो देखेंगे हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा स्पेशल कंडीशन। क्या रहेगी, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ, तो विशेष स्थितियाँ हमारे पास क्या रहेंगी, अगर हम देखें तो विशेष स्थितियाँ क्या हैं हमारे पास। पहली कंडीशन तो हो जाएगी क्या, कि दोनों के बीच का एंगल अगर मैं क्या ले लूँ, थीटा ले लूँ, यानी कि कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, पैरेलल्स में अगर मैं रख दूँ 0 पे, तो इसका मतलब हमारे पास टॉर्क क्या आ जाएगा, क्या था फॉर्मूला, पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू में आ जाएगा पी ई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि जब हमारे पास P और E के बीच का एंगल 0 होगा तो उस कंडीशन पे कोई भी बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर मैं क्या कर दूँ, इसको परपेंडिकुलर रख दूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर रख दूंगी तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे देखते हैं टॉर्क कितना आता है, तो पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा पी ई। तो इस कंडीशन पे हम ये कहते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। किस कंडीशन पे, जब दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू ये आएगी, बल युग्म आघूर्ण की वैल्यू ये आएगी, और जब आपके पास 0 डिग्री होगा तो वो आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो दो कंडीशन है, एक है थीटा इक्वल्स टू 0 और दूसरी कंडीशन है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कंप्लीटली आपने एग्जाम में ये पूरा सॉल्व करके आना है। यहाँ से स्टार्ट करना है कि टॉर्क के आपके पास क्या होता है, एक डाइपोल है उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रोटेट कराना है, तो रोटेट कराने पर वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो वही वर्क हमने देखना है। और इसका एक ईज़िली एक जो डायग्राम आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है उसको अकॉर्डिंग आपने चलना है इसमें। ठीक है, ये है, तो पहले आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करने पर डायरेक्टली आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसकी एक स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन का मतलब है कि जब थीटा 0 हो और जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। तो आई होप आपको ये प्रूफिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, फिर हम सीधे बढ़ेंगे इसकी सेकेंड यूनिट जो कि है गॉस थ्योरम और इट्स एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यूस रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।